की सरकारें हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहले विधानसभा चुनाव हैं। इंडिया न्यूज पोल स्टेट ओपिनियन पोल में हमने आपको क्या बताया, हरियाणा में जनता का मिजाज कैसा है, हम आपको एक बार फिर बताएंगे कि हरियाणा क्या इंडिकेट कर रहा है और उसके बाद फौरन ही चलेंगे हम महाराष्ट्र। दोनों ही सूबों में लोगों की धड़कनें, हुक्मरानों की धड़कनें, पॉलिटिकल लीडर्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। राजीव के पास एक बार फिर चलेंगे और समझेंगे हरियाणा का गणित संक्षेप में और उसके बाद चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ। राजीव। शुक्रिया दिनेश। और हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं जो हरियाणा के बारे में हमने बताया, लगातार हरियाणा के बारे में जो हमने लगातार बताया अपने दर्शकों को, एक बार फिर से हम वो वोट शेयर बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हरियाणा इंडिया न्यूज पोल स्टेट का सर्वे क्या कहता है, एक बार इस सर्वे को देख लीजिए, आप जान जाएंगे वोट प्रतिशत किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है तमाम पार्टियों का। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी को 2014 में 33.04 मिले थे। हालांकि यहां पर हम बता रहे हैं सीट शेयर भी साथ में दिखा दिया हमने। बीजेपी को 27.6% का वोट शेयर है, इन्हें को 18.3% का है, कांग्रेस को 20.8%, बीएसपी को 16.1% का और अन्य 2.64% का वोट शेयर 2019 का जो हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं उसमें ले रहे हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी क्लियर कट लीड करती हुई सबसे आगे जाती हुई इंडिया न्यूज पोल स्टेट सर्वे में। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो हरियाणा से निकल कर आ रही हैं। हम बात करेंगे अब हरियाणा के ही सीट शेयर की, कितनी सीटें ले सकता है। तो तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी 47 से 76 पर जा रही है। जैसा हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी कह रहे थे कि पूरा टर्न ले रही है, 47 से 74 से ज्यादा 90 सीटों में से इनेलो 1 पर आ रही है, 6 पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही हैं थम्पिंग मेजॉरिटी से। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जिस पर हमारा पैनल डिस्कशन करेगा। महाराष्ट्र में वोट शेयर क्या रहने वाला है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन उससे पहले सीटें, 288 सीटों की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी 155 सीटों तक जा सकती है, बहुत बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है। वहीं शिवसेना 55 सीटें, यानी आप यहां समझ सकते हैं कि ये 210 का आंकड़ा छू लेंगे। कांग्रेस 24, एनसीपी 25 और अन्य 29। विपक्ष को एक बड़ा झटका इन आंकड़ों में लगता हुआ दिनेश दिखाई पड़ रहा है। सीधे सीधे हम अब वोट शेयर की तरफ जा सकते हैं। बीजेपी 27.6, करीब करीब वही वोट शेयर जो हरियाणा में आ रहा है उसके नजदीक। शिवसेना 18.3, कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 20.8 पर आ रहा है। एनसीपी की अगर हम बात करें 16.1, एमएनएस 2.64 पर और अन्य 22.58 पर आते हैं। तो 2019 का इंडिया न्यूज पोल सेट का ये सर्वे महाराष्ट्र को लेकर एक खबर और बीजेपी के हक में देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक बीजेपी नेतृत्व है वो जरूर इन आंकड़ों से खुश होगा, क्योंकि एक तरीके से मोहर लग रही है मोदी सरकार की वापसी के बाद। ओवर टू यू दिनेश। राजीव, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अब इस पर चर्चा करने के लिए नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष अवस्थी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, पहले से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ विवेक अवस्थी, सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर, इस चर्चा का हिस्सा होंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर चौगांवकर साहब, भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। और जैसे ही हमारे साथ आउट स्टेशन गेस्ट्स जुड़ते हैं उनका जिक्र भी हम करेंगे और आपका परिचय उनसे कराएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये समझें कि ये बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है या इसमें कहीं कुछ इधर उधर नजर आ रहा है? विवेक अवस्थी जी। देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा नतीजे आएंगे वो इससे बहुत ज्यादा अलग होंगे, क्योंकि एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि कांग्रेस की हालत इस समय जिस तरह की पूरे देश में है, वो पार्टी इज इन डिसअरे कह सकते हैं उसको। लीडरशिप का वैक्यूम है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप राजस्थान की, हरियाणा की बात करें, चाहे आप दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें। तो मुझे लगता है कि इस समय टीना फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। देयर इज नो ऑल्टरनेट। इसका बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, बीजेपी के नैरेटिव को लेके, राष्ट्रवाद को लेके तमाम सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जो सवाल उठाते हैं उनको यह भी समझना चाहिए कि पब्लिक वही सुनना चाहती है जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है। अगर वो सुनना चाहेगी तो सुनेगी, नहीं सुनना चाहेगी नहीं सुनेगी। आप पिछला 2019 का चुनाव याद कर लीजिए। एक नैरेटिव जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाया था, उनके पास एक ही नारा था, जगह जगह जाके बोले चौकीदार चोर है, लेकिन वो नहीं चला। समीर चौगांवकर साहब, एक बात आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं
कि हमने जो हरियाणा के संदर्भ में देखा कि वहां की वो पार्टियां जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां, वहां के लोकल एस्पिरेशन वाली पार्टियां कहरा रही थी, उनका जनाधार गजब सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे वो रीजनल पार्टीज फिर भी अपना वोट शेयर बचा पा रही हैं, इसकी वजह क्या है? महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो मैं आपसे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर रीजनल पार्टीज में अगर आप देखेंगे तो शिवसेना और एनसीपी एक दो बड़ी पार्टियां रही है। शिवसेना का एक अपना गढ़ रहा है और शिवसेना का अपना शाखा बेस एक सिस्टम रहा है, संगठन बहुत मजबूत रहा है। लंबे समय से शिवसेना ने हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर की है। मुझे लग रहा है कि उसको जो कोर शिवसेना और एनसीपी एक दो बड़ी पार्टियां रही है। शिवसेना का एक अपना गढ़ रहा है और शिवसेना का अपना शाखा बेस एक सिस्टम रहा है, संगठन बहुत मजबूत रहा है। लंबे समय से शिवसेना ने हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर की है। मुझे लग रहा है कि उसको जो कोर वोटर है, उसका जो कैडर बेस है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि उसकी सीटें कम हो रही है। आप अगर देखेंगे कि पिछली बार उसको 63 सीट्स कुछ मिली थी और इस बार उसको 55 सीटें दिखा रहे। लेकिन आपका जो ओपिनियन पोल है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको, अगर बीजेपी को 155 सीटें मिल रही है तो ये ध्यान रखना होगा कि 2014 में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी को 123 के करीब सीटें मिली थी। 5 साल के सुशासन के बाद, 5 साल के कार्यकाल देखने के बाद बीजेपी को उससे ज्यादा सीटें मिल रही है। इसका मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त एक सुशासन दिया है। जनता ने उनकी उम्मीदों पर वो खरे उतरे हैं और उसके मोदी के केंद्र सरकार के 5 साल के कामकाज के बाद साफ होती जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसे चर्चा हम लगातार करते रहे हैं भारतीय चुनावों के संदर्भ में, अगर आप गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, अगर आप अच्छी सरकार बना रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रिपीट भी करती है जनता और बढ़े हुए सीट्स के साथ करती है। लेकिन दिनेश, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। समीर जी जो कह रहे थे, विवेक जी ने जो कहा, महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं रही कि बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। उनके 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ खड़से, वो खड़से जिनके नाम से बीजेपी महाराष्ट्र में जाने जाती थी, खड़से, गडकरी, मुंडे के नाम से। खड़से, गडकरी, मुंडे और फुनकर फैक्टर हुआ करता था। बीजेपी पर भी आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के हौसले और मोदी की लोकप्रियता, मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं। महेश तपसे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष जी। और ये जो अभी एनसीपी में चल रहा है ना, शरद पवार अब ये अपील कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, उनकी पेशी होने वाली है। लोग अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठे मत हो जाइएगा। अभी जाहिर है जब ये ओपिनियन पोल लिए गए होंगे तो खातिर में ये वाले फैक्टर्स नहीं आए होंगे शायद। क्या एनसीपी के प्रोस्पेक्ट्स और डेंट होते नजर आ रहे हैं क्या? महेश तपसे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश साहब, ये अंदेशा है क्या आपको? देखिए, सबसे पहले तो शरद पवार जी की कोई पेशी नहीं हो रही है। वो स्वयं वहां पे कल ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर या जो भी डायरेक्टर वहां पे होंगे उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई फॉर्मल उनके पास समन्स आया नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी याचिकाकर्ता ने उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया है और उसके ऊपर ईडी ने एक एफआईआर लॉन्च किया है, तो पवार सबको लगा कि हमको उन्होंने जाना चाहिए और बात करना चाहिए। अभी जहां तक एनसीपी की बात या जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, वो आंकड़े बहुत ज्यादा सही ऐसे मैं नहीं मानता। ठीक है, हमारी पोजीशन सरकार में वीक थी, लेकिन पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में कोई चमत्कार भाजपा और शिवसेना की सरकार नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को अपयश मिला है। जो वायदे उन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में किए थे, वो सारे वायदे बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में भूल चुकी है। और एक विंडिकेटिव एजेंडा लेके महेश जी, जितनी भी स्टेट लेवल की पार्टीज हैं उनको जी महेश जी चमत्कार नहीं कर पाई, लेकिन आपके शासन के कामों को उजागर जरूर कर दी जो इनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र को 18% का आरक्षण देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिया। ऐसा महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? राम कदम साहब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके लिए हरियाणा से भी अच्छी खबर है और आपके अपने स्टेट से तो है ही। कदम साहब, आपके पास लौटते हैं, हम आपसे सुनेंगे हम सचिन अहिर साहब आपकी आगे की बात। लेकिन सबसे पहले राम कदम साहब, कम से कम ये ओपिनियन पोल तो ये कहते हैं कि आपको बधाई दे दी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है ये जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है, वहां का लीडरशिप, वहां किए गए काम या गुड गवर्नेंस, असल में बहुत सारे लोगों की विवेचना ये भी है कि मोदी जी ने जिस तरीके का एक तरीके से फुल थ्रॉटल आप लोगों को पुश दिया है, ये वही नजर आ रहा है आंकड़ों के तौर पर कि आप 155 पर जा रहे हैं। आप मानते हैं इसको? देखिए मनीष जी, मैं सबसे आरंभ में बता दूं
कि महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार का काम हुआ है, तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने का प्रयास किया है कि गत 5 वर्षों के पहले 15 वर्षों का कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार का कार्यकाल और उस कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार का महाराष्ट्र का विकास होना आवश्यक था, और वो 15 साल वर्सेस हमारे 5 साल, तो इन 5 सालों के भीतर बहुत विकास के काम हुए हैं। अगर आंकड़े गिनवाओ तो 15 वर्षों में इन्होंने 11 किलोमीटर की मेट्रो करी, हमने केवल मात्र 5 वर्षों में 350 किलोमीटर की मेट्रो के काम महाराष्ट्र में चल रहे। इस प्रकार के जिसको कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, बहुत बड़े मायने पर विकास के काम हुए हैं। और उसी को लेकर के राम साहब, ये जो आपका राम साहब, आपके जवाब में जनता, जो दर्शक देख रहे हैं इस समय टेलीविजन इंडिया न्यूज देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपके सबसे करीबी पड़ोसी मातोश्री से गठबंधन कब होगा और सीटों का ऐलान कब करने वाले हैं आप? देखिए, गठबंधन के विषय में इसके पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी दोनों ने स्पष्ट किया है और हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी स्पष्ट किया है, इस संदर्भ की सही समय पर घोषणा होगी। गठबंधन होने की बात तो इसके पहले ही हो चुकी है, पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, संजय राउत ने कह दिया था कि पाकिस्तान से बंटवारे, सही समय आने पर राम साहब, पाकिस्तान के बंटवारे से ज्यादा संगीन होता जा रहा है सेना और बीजेपी का बंटवारा। नहीं, ये मीडिया के लिए और विरोधी दल के लिए संगीन है, हमारे आपसी विषय के लिए कोई संगीन नहीं है। बहुत ही जल्द नवरात्रि के दिन जैसे शुरू होते हैं वैसे ही अच्छी खबर आपके सामने आएगी। पितृपक्ष की वजह से रुका हुआ है, जरूर ये आएगी कि शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में, बिल्कुल बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और नड्डा के साथ अभी बैठक कर रहे हैं। हाँ, वही पकड़ा है, वो नवरात्रि में आपको सामने दिखाई दे जाएगी डिश, और वो अच्छी होगी, टेस्टी होगी, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हम सचिन अहीर साहब का भी स्वागत करते हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम समझ लेंगे कि क्या नवरात्रि में ये खुशखबरी मिल रही है। पहले हमने देखा था कहीं मनमुटाव इस बात को लेकर था, और वो सतह पर भी आया था कि पोर्टफोलियोज किस तरह से मिले थे सेंटर में सरकार के चुने जाने के बाद मोदी गवर्नमेंट 2.0 में, और अब क्या इसको लेकर भी कहीं कोई संशय है? सचिन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, दिनेश के सवाल के अलावा एनसीपी से सेना में आकर कैसा लग रहा है? सारे जहां से अच्छा महसूस कर रहा हूं और अलग चश्मे से देख रहा हूं कि क्या सरकार की उपलब्धि रही है और किस तरह से सरकार काम कर रही है, और उसके नतीजे चरण जी आपको दिख रहे हैं कि जिस तरह से जो पोल और अच्छा लगेगा अगर गठबंधन हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम 2 आंकड़ों की चर्चा और कर लें, 2 फैक्टर्स आपको और दिखा दें कि कौन से वो काम है जिस पर अगर ऐसा मैंडेट आ रहा है 155 वाला, तो कौन से वो काम है जिस पर मोहर लग सकती है। क्या एमएलए के काम से लोग खुश हैं, सीएम के काम से खुश हैं, पीएम के काम पर असल में मोहर लगने वाली है, या कोई दूसरे काम किए गए हैं जिन पर लोग खुश हैं? तो इसमें अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस पर ज्यादातर लोग 35.57 अधिसंख्यक सीएम के काम से, उसके बाद अगर आप देखें तो 29% के आसपास दिखाई दे रहे हैं जो पीएम के काम से खुश होंगे, और एमएलए उसके बाद आता है। लोकल एमएलए यहां 30वें नंबर पर है, जबकि हरियाणा में वो नंबर 1 पर था। यहां 25.39% एमएलए जो हैं एमएलए के काम पर लोग कह रहे हैं कि हम वोट देंगे। और किस आधार पर नेता चुना जाता है, मतलब ये कि किस आधार पर टिकट का बंटवारा हो सकता है, अगर उस हिसाब से आप देखें और जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग और अदर फैक्टर्स को इसमें आप देखें, तो सबसे ज्यादा लोग जो है वो अदर्स। अब ये अदर्स क्या है, इसकी विवेचना मनीष अवस्थी करेंगे, विवेक अवस्थी करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर है क्षेत्र। यही रीजनैलिटी हरियाणा के संदर्भ में भी थी और यही रीजनैलिटी वाला फैक्टर महाराष्ट्र के संदर्भ में भी है, लेकिन यहाँ ये अदर्स बहुत बड़ा फैक्टर है। मनीष जी, ये क्या है अदर्स? देखिए, जहां तक अदर्स की बात की जाए, 6 प्रमुख पार्टियां तो साफ तौर पर मैदान में हैं दिनेश, जैसे कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, और उसके साथ साथ आप देखें एआईएमआईएम और वंचित आघाड़ी जो कि प्रकाश आंबेडकर की है। इसके अलावा अन्य और राजू शेट्टी ऐसे कई पार्टियां हैं जो कि जी हाँ, तो शेतकरी संगठन भी है, ऐसे कई अन्य हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए कि आखिर एआईएमआईएम और
आपका वंचित आघाड़ी, जिसने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मदद की थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ और सारी सीटों पर उन्होंने समझना चाहते हैं हम अजय शुक्ला, उनके पास हम चलेंगे। अजय शुक्ला जी, हरियाणा के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि एमएलए, वहां के एमएलए ने कैसा काम किया, इस आधार पर लोग अपना मन बना रहे हैं वोट करने के लिए। सबसे ज्यादा एमएलए के काम को तरजीह, उसके बाद हम देख रहे थे कि पीएम है, उसके बाद सीएम है। यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे आगे सीएम, उनका किया हुआ काम, उसके बाद हम देख रहे हैं पीएम का किया हुआ काम, और उसके बाद एमएलए आ रहा है। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां पर देवेंद्र फडणवीस ऐसे लीडर के तौर पे उभरे। एक तो उनके काम को लेकर, उनकी सरलता को लेकर के लोगों को अच्छा लगा। दूसरी चीजें ये थी, उनकी चीजें स्पष्ट थी और चीजों को लेकर के उन्होंने क्षेत्र में जहां पर उनके एमएलएज काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने आगे बढ़ के काम किया है। ये एक अच्छी चीज रही। और 370 का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में मायने रखता है और इस कारण से प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का चूंकि निजी भी लगाव रहा है महाराष्ट्र से, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और एक हिंदू चेहरा, हालांकि शिवसेना बार बार कहती थी, लेकिन इस बार हिंदू विकल्प जो था वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से करके 3 तरह से फायदा मिलता दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती वहां दिख रही है और वहां के मुख्यमंत्री एक इतने बेहतरीन चेहरे के तौर पे उभर रहे हैं जो हर चीज को बड़ी लेकिन ये जो बात कही अभी, जिसका शायद, क्योंकि इसको कहीं भी लोग वहां पर जब आप बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि नहीं साहब हम तो पीएम के नाम पर यहां किसी को भी खड़ा कर दो हम वोट दे देंगे, लेकिन असलियत यही समझ में आ रही है। और शायद नरेंद्र मोदी भी इस बात को भांप रहे हैं, तभी उन्होंने जाकर महाराष्ट्र में जब वो खास तरीके की स्थानीय पगड़ी पहनकर जो अपनी बात कही, उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीर की बात करके नारा लगाते थे ना, अब नारा ये लगाना है कि हमको नया कश्मीर बनाना है। वो जानते हैं कि मुद्दा कौन सा है और किस पर वोट पड़ने वाले। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि बीजेपी और उसके नेताओं को बड़ा स्पष्ट मालूम है कि उनको क्या बोलना है वोटर को लुभाने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक जो टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेट, वो बहुत बड़ा फैक्टर है इन दोनों प्रदेशों के चुनाव में। अगर आप बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा में खट्टर साहब से बड़ा चेहरा कौन है? जो दूसरा नंबर हमने दिखाया था वो हमने कांग्रेस के हुड्डा साहब का दिखाया था, शायद 28% या कुछ के साथ। लेकिन जब कुमारी शैलजा को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है एन चुनाव से पहले और उनकी सीएम कैंडिडेट्स में कहीं दूर दराज तक गिनती नहीं होती है, इसका क्या मतलब है? क्या कांग्रेस से एक बड़ी चूक हुई है? नंबर 1। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसी चीज को आप जक्सपोज कर लीजिए महाराष्ट्र के संदर्भ में। महाराष्ट्र में आज के समय अशोक चव्हाण कहां हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं। कौन है अध्यक्ष? आप अभी किसी आम आदमी से पूछ लें कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, शायद ही वो बता पाए कि अध्यक्ष कौन है। तो कांग्रेस एक बहुत ही भयंकर लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है। विवेक जी, मैं आपको जो बताना चाहूंगा, आपने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जो कांग्रेस के लिए अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस में महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में पहली बार 4 अध्यक्ष हैं। आप ये सोचिए कि रीजनल बेसिस पे अगर जो पार्टी अध्यक्ष बनाएगी तो भला चुनाव के रण में कैसे जीत पाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनके पास प्रॉपर नहीं है, इंटरिम है, तो आप समझ सकते हैं उस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या दशा है और उसके नेताओं की क्या मनोदशा होगी इस समय, जो अब चुनाव फेस करने जा रहे हैं और लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर चेहरे की जब बात होती है तो किस पर लोग ज्यादा अकीदा रखते हैं, किस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। लेकिन उससे पहले समीर चौगांवकर साहब, ये जो बात हो रही है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, टीना जिसको हम कहते हैं, ये ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है? मुझे तो ये लगता है ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ऑल्टरनेटिव की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि उनमें कोई उनको उम्मीद नजर नहीं आती। ऑल्टरनेटिव नहीं है ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेटिव है लेकिन उसमें प्रॉमिस नहीं है। मुझे लग रहा है, मतलब मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाह रहा था कि जैसे आपने ओपनिंग पहले बताया कि 35% लोगों ने सीएम के काम के आधार पर वोट देने की बात कही है। तो आप देखेंगे 2014 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे और उसको मंत्री पद का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक युवा को जिम्मेदारी दी और सीधे मुख्यमंत्री, जैसे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का सीधे मुख्यमंत्री बनाया। और आप 5 साल में देखेंगे देवेंद्र फडणवीस ने अपने काम के दम पर, संगठन के दम पर, संघ के सहयोग से, संगठन के दम पे, अपने काम के दम पे एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर अपनी एक लोकप्रियता उन्होंने कायम की। भाई वही नारा आप दोहराना चाहते हैं 19 में
दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। उनके कार्यकाल में जिस भी मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उस पर उन्होंने कार्रवाई की है और मुझे लग रहा है एक स्वच्छ प्रशासन। हरियाणा के संदर्भ में मनीष जी, हरियाणा के संदर्भ में दिल्ली में नमो और वहां मनो और यहां पर देवेंद्र और नरेंद्र। चलिए इस पर हम आगे चर्चा करें, लेकिन हम ये देखें कि कौन से वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर उभरती हुई नजर आ रही है। क्या बीजेपी को किसान कर्ज माफी नीति से फायदा होगा? हां कहने वाले हैं 60.17%। हरियाणा के कंपैरिजन में यह नंबर और बढ़ गया। नहीं कहने वाले हैं 35.18% और कह नहीं सकते वाले हैं 4.65%। हरियाणा में 50% लोग थे जो कह रहे थे हाँ, यहां 60.17% लोग हैं जो बीजेपी किसान कर्ज नीति को मानते हैं कि यह बड़ा पोल प्लैंक होगा पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या 12% मराठा आरक्षण से भी लोग प्रभावित हैं? सहमत कहने वाले 65.62%, असहमत 29.20%, कह नहीं सकते वाले हैं 5.18। मतलब परसेंट मराठा आरक्षण से भी लोग प्रभावित हैं। सहमत कहने वाले 65.62%, असहमत 29.20, कह नहीं सकते वाले हैं 5.18। मतलब ये दोनों ही बड़े पोल प्लैंक्स हैं। मतलब ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को गति देने वाले इंजन के तौर पर काम करने वाले फैक्टर्स हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं मनीष? देखिए, ये सही बात है कि देवेंद्र ने इन सारे मुद्दों को गंभीरता से लिया और आगे बढ़ाकर चीजों को कहीं न कहीं एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा किया कि जहां पे एक असहमति की बात थी, लोग अब देवेंद्र के साथ, देवेंद्र की बात और देवेंद्र की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा दिनेश, वो साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि देवेंद्र ने लाख कोशिशें की, सारी बातें, लेकिन बीजेपी के अंदर भी एक अंदरूनी कला है। वो कला ये है कि कांग्रेस और एनसीपी से जो तमाम बड़े नेता बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं और वो कार्यकर्ता जो कई सालों से बीजेपी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उसके टिकट पर अगर संकट दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इससे भी जूझना होगा। तो ये तो सब है मनीष जी। अब ये जो नए दो खिलाड़ी आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, हरियाणा में वो चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि दरी कनात बिछाने वाले कार्यकर्ताओं पर उनको तरजीह मिलेगी? पैराशूट, ये बात तो है दिनेश, आप ये समझिए, ये बात तो साफ तौर पर होती है, हर राजनीतिक दल में होता है। लेकिन बीजेपी को खासकर वो जब शिवसेना के साथ उनके बीच तालमेल अभी तक नहीं बन पाया, बात चल रही है पुणे मुंबई की सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर बात चल रही है, ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर भी ये सारी बातें होना मुझे ऐसा लगता है। राम कदम साहब, कम से कम वो पार्टी जो कहती है कि एक आम कार्यकर्ता एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आम कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन खपाया है पार्टी की सेवा में, उसको उसका ड्यू मिलता है। ऐसे में जब कोई पैरा ड्रॉप होता है और उसको तरजीह मिल जाती है उस आदमी के ऊपर जिसने वहां दरियां बिछाई हैं, कुर्सियां लगाई हैं, माइक चेक किया है, 1 2 3 किया है, उसके लिए बेचारे का 1 2 3 हो जाना यूं पार्टी में टिकट मिलते समय बड़ा दिक्कत हो जाती है इससे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका सीधा सटीक जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते समय कार्यकर्ता की मानसिकता ये होती है कि कोई भी पद ये व्यवस्था का एक साधन है, एक व्यवस्था का एक स्वरूप है। पद उसकी लालसा नहीं है, लोगों की सेवा करना ये उसका भाव है। त्याग और समर्पण के भाव से काम करने वाले करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। जब पद की बारी आती है तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। ऐसे दूसरों को बढ़ावा देने वाली कार्यकर्ता जिस पार्टी में है, ऐसी ये पार्टी है। तो इस पार्टी में जो अच्छे लोग आते हैं तो उनका स्वागत होता है, नए आने से पुराने नाराज होते हैं। ये ऐसी व्यवस्था दूसरी पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी व्यवस्था। राम साहब, अच्छा व्यक्ति आता है और वो भी देश हित के लिए, समाज की सेवा के लिए जुड़ जाता है, राम साहब, स्वागत करने वाली ये पार्टी है। इस पार्टी में केडर। हाँ जी राम जी, पहला सवाल मेरा जो सबसे, आपने हेलमेट बहुत बांटे हैं मुंबई में, क्या आपको पता था कि ट्रैफिक नियम में कोई बदलाव होने वाला है? नहीं, वो जो नितिन गडकरी जी ने, मोदी सरकार ने जो पार्लियामेंट में कानून पारित करने का प्रयास किया,
तो उसके तहत लोगों में जागरूकता लाने का हमने प्रयास किया कि हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल चलाए ताकि किसी की जान न जाए, किसी का कोई बुरी तरह से एक्सीडेंट न हो। सचिन, लेकिन ये जो हेलमेट बटे हैं ये बटे हैं, बिके नहीं है, वरना दिक्कत हो जाती। ये बटे हैं, बिके नहीं ये। लेकिन हम एक बार फिर से बता दें, सचिन अहीर साहब शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ महेश तपसे साहब एनसीपी स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। उनको दोनों का रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको अभी तक के बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स जो इस ओपिनियन पोल के है वो आपको बता दें। इन दोनों ही ओपिनियन पोल्स में क्या वो बड़ी बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 47 से बढ़कर 76 सीटें मिल रही हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल 19 से घटकर 1 पर सिमट रही है और कांग्रेस 15 से घटकर 6 पर आ रही है। ये है हरियाणा के संदर्भ में सीटों के हिसाब से ओपिनियन पोल की फाइंडिंग्स। और अब देख लीजिए सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र के संदर्भ में ओपिनियन पोल क्या इंगित करते हैं। 122 से 155 बीजेपी पहुंच रही है, शिवसेना 63 से 55 पहुंच रही है, कांग्रेस 42 से 24 पहुंच रही है और एनसीपी 41 से 25 पहुंच रही है। इसी में छिपा हुआ है मेरा अगला सवाल जो कि शिवसेना के सचिन अहीर साहब के लिए है। सचिन अहीर साहब, अगर इतना कंफर्टेबली आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी तो आप लोगों को कितना भाव मिलेगा पितृपक्ष के बाद नवरात्रि में? तो दशहरे के सम्मेलन में ही पता चलेगा आप लोग को कि क्या भाव हमारा है और क्या नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही शुरुआत ओपनिंग नहीं की, इसलिए मुझे 1 मिनट आप देंगे ऐसा मैं समझता हूं कि हम लोग ऐसे ओपिनियन पोल्स को ग्राउंड रियलिटी से लेकर जब हम लोग काम करते तो हम 100% उसको मानते नहीं, ये मैं आपको पहला स्पष्ट करूंगा। लेकिन क्योंकि हम डिबेट में बात कर रहे हैं तो आपके रुझान को मान के ही हम चर्चा करें। कुछ जगहों के ऊपर आपने बताया कि नेगेटिव इनकम्बेंसी इतनी सरकार की है, उसके बावजूद भी इतने रुझान दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट में साथ में काम करने वाले परफॉर्मेंस के लेकर ही हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। रहा सवाल ये जो रुझान या जब इसके फाइंडिंग्स आते तो कोई भी सर्वे कोई एक दिन पहले नहीं आता, ये कुछ महीने पहले रहा होगा या बाढ़ की भी चर्चा हुई, सबकी चीज हुई। उसके बाद भी शिवसेना ने जिस तरह से आक्रामक रीति से पीक बीमा के बारे में जो काम किया और साथ ही साथ में बाढ़ के बाद जो लोगों को मदद की, इसका रिजल्ट भी आगे के काल में हम लोगों को मिलेगा। और अगर आंकड़ों के रुझान पर चलिए, आपकी असहमति दिखाई देती है। बात कर रहे हैं बहुत आगे हम जाएंगे। सचिन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है अभी ओपिनियन पोल मैंने पहले स्पष्ट कहा ना कि हम ग्राउंड रियलिटी से हम मानते हैं। सचिन हम क्योंकि डिबेट कर रहे हैं तो उसके सचिन जी आपकी असहमति आंकड़ों पर दिखाई दे रही है। आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे? एंकर वो तो पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी तय करेंगे और उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं लोगों का आशीर्वाद लेकर, लोगों की समस्या लेकर, लोगों का अगर कहना रहा तो वो जरूर करेंगे। और उन्होंने कभी ऐसे इस बारे में पीछे हटने की कोशिश की। चौगांवकर साहब वो एंकर 2 बार कह चुके हैं। वो देखिए मुझको अभी कटघरे में खड़ा करेंगे। उससे पहले मैं राजीव के पास चला जाता हूं। राजीव, ये लगता ये है कि बाकी सब जो फैक्टर्स की बात हो रही है ना, वो सब एक तरफ है और मोदी और उनका मास्टर स्ट्रोक 370 को लेकर वो एक तरफ है और मोदी का मास्टर स्ट्रोक उसका पलड़ा बहुत बहुत भारी है। राजीव। दिनेश, और जैसा आपने कहा कि टर्बो इंजन की तरह 370 काम कर रहा है, हम पहला इसी सवाल को लोगों के सामने रख देते हैं कि 370 कितना बड़ा मुद्दा होगा महाराष्ट्र के चुनाव में। तो देख लीजिए 370 पर मोदी सरकार का फैसला 86.10% लोग कह रहे हैं सही है, 10.54% लोग गलत बताते हैं, 3.36 कह नहीं सकते। यानी एक बड़ा मेजर फैक्टर रहेगा, ये महाराष्ट्र में आने वाले फैसले को प्रभावित करेगा। हम जो लगातार बात कर रहे थे, और अगला मुख्यमंत्री पद की भी बात कर लेते हैं और हमने यही हरियाणा में किया था। मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस 45.84, अगर मेजोरिटी कही जाए तो इन्हीं को हासिल हो गई है। अशोक चौहान नांदेड़ से 7.56, आदित्य ठाकरे जिनकी हम बात कर रहे थे, इनके प्रतिशत जल्दी हमारे सामने आएंगे क्योंकि इस वक्त हम एक जानकारी भी साथ में दे रहे हैं और साथ में शरद पवार को भी यहां पर हमने रखा हुआ है, उनका भी बताएंगे कि उनका कितना रहा। शरद पवार 24.17 और आदित्य ठाकरे 10.87, अन्य 11.56। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि मुद्दे कौन कौन से प्रभावी है और किस पर वोट पड़ने वाला है। नौकरी
50.69। मुझे ऐसा लगता है पूरे देश में शायद नौकरी एक बड़ी बात होती हुई दिख रही है। हर कहीं लोग इस पर सोच रहे हैं। आर्थिक मंदी 11.37, जाति 2.09, बहुत कम मायने रखती है महाराष्ट्र में। कृषि 12.16, मराठा आरक्षण 10.94, करीब 11%, और अन्य 12.75%। याद रखना होगा कि 370 और नौकरी बड़े इफेक्ट करने वाले एक मुद्दे हो सकते हैं, एक फैक्टर हो सकते हैं। दिनेश, राजीव, इसमें साफ दिख रहा है कि अगर ये आर्थिक मंदी और नौकरी यही 60-70% के आसपास हुए जा रहे हैं, उसके बावजूद 155 पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी की सीटें, इसका मतलब यह है कि बेशक चुनावी मुद्दे कहे जाएं, लेकिन इस पे ईवीएम की बटन नहीं दबने वाली, बटन दबने वाली है 370 पर। और दूसरा यह भी कि आप ये देखें कि देवेंद्र फडणवीस के बाद जो दूसरा चेहरा नजर आता है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो आता है शरद पवार का। लेकिन क्या शरद पवार आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मराठा स्ट्रांगमैन के तौर पर रेलेवेंट रह गए हैं? विवेक अवस्थी साहब, देखिए, इसमें मैं इसको दो तरह से आपकी बात का जवाब दूंगा। पहली चीज कि बीजेपी और ऑपोजिशन को अगर आप कंपेयर करें तो उनका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग बीजेपी का जो है वो बहुत अलग है। वो किसको टारगेट कर रहे हैं? सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया आज वो हथियार है जो कि बहुत आगे चला गया है। हर आदमी के हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है, चाहे वो 3,000 का हो, चाहे वो 30,000 का हो, चाहे उससे भी महंगा हो। सोशल मीडिया पे जिस कदर बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में ध्यान दिया है, वो उसको कांग्रेस से और बाकी दलों से बहुत आगे ले जाता है। क्योंकि कांग्रेस, मैं 19 के चुनाव में भी काफी घूमा, लेकिन मैंने देखा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो हैं अब भी एकदम जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो वोटिंग कैंपेनिंग स्टाइल होता है उसी को पकड़े बैठी नहीं कि अखबार में बैनर पोस्टर, अखबार में पैम्फलेट डलवा दो, बंटवा दो और हमारा काम हो जाएगा। तो पहला बहुत बड़ा फेलियर तो यहां पर होता है। और बीजेपी की विनिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यही है, उसका स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग। दूसरा क्या है कि यहां पर अगर आप पवार साहब की बात करें, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन पवार साहब की उम्र आज 78 है, 78 साल के हैं। नहीं लड़ने का ऐलान उन्होंने पहले जी, कर दिया। और देवेंद्र फडणवीस को अगर आप उनसे जक्सटपोज करें, देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनकी उम्र केवल 49 है। तो एक यूथ का एक्सूबरेंस अलग होता है जो कि लोगों को मेरे ख्याल से अपील करता है। और स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग जिसके बारे में मैंने अभी कहा, इस लिहाज से बीजेपी आज किसी भी प्रांत में आप चुनाव की बात कर लें, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बीजेपी इस वजह से भी काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि सीएम के तौर पर जो चेहरे हमने देखे और उसमें जो हमने फिगर्स देखे, हम आते हैं समीर साहब आपके पास कोई बात है कहने के लिए, लेकिन उसमें मैं एक अपनी उत्कंठा ये जोड़ना चाहता हूं कि क्यों उसमें शिवसेना का कोई चेहरा फॉर्मिडेबल फिगर्स के साथ क्यों नजर नहीं आता? समीर साहब, देखिए, शिवसेना एक रीजनल पार्टी है। शिवसेना का बेसिकली जो पूरा ध्यान रहता है वो बीएमसी की तरफ रहता है। और आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने संघ के साथ अपने संगठन को बहुत बड़ा मजबूत किया है और एक कैडर आधारित पार्टी है। शिवसेना का एक पॉकेट है जिसके अंदर शिवसेना है। आप बंबई कह सकते हो, थोड़ा कोंकण का एरिया कह सकते हो। लेकिन आप अगर बीजेपी को देखेंगे तो आप बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आज जमीन से जुड़ी हुई पार्टी बनी है। और इसी का कारण है कि पिछले चुनाव में क्या मनीष, हमने जो देखा था, नरेंद्र मोदी बढ़ी हुई सीटों के बावजूद केंद्र में अपने सहयोगियों को अकोमोडेट करते नजर आए थे। ये बात अलग है कि उधर नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि हमको वैसा कुछ क्यों नहीं मिला जैसा हम चाह रहे थे, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम अपने मंत्री हटाते हैं। उधर ये भी चर्चा थी कि वो भारी उद्योग से आगे कभी चर्चा क्यों नहीं बढ़ती शिवसेना के संदर्भ में जब बातें होती हैं। क्या अपने अलाइज को लेकर चलना और उनके एम्बिशंस के हिसाब से उनको लेकर चलना, ये दोनों बातें हो रही हैं क्या? आगे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी साथ में कैसे चलेंगे, आप क्या देखते हैं? देखिए, सीधे तौर पे तो पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे नाम पर रिजर्व है, यानी कि अपने आप में जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें उसी का मुख्यमंत्री। तो ये तो तय हो गया। शिवसेना के लिए संदेश और संकेत साफ चला गया कि आप मुख्यमंत्री का अगर सपना पाल रहे हैं तो आप भूल जाइए, अब हम बिग ब्रदर की भूमिका में हैं। अब अगर बात करें बाला साहब के समय की शिवसेना और आज की शिवसेना में जमीन और आसमान का अंतर है। बाला साहब का जो रुतबा, जो दबदबा हुआ करता था, आज वो कहीं मिसिंग है। और अगर उस चीज की छवि को हम रेप्लिकेट करके आदित्य में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आदित्य अभी बहुत युवा हैं। उद्धव ठाकरे बहुत सक्रिय तौर पर आप देख रहे होंगे कि वो चुनाव लड़ा नहीं उन्होंने, जो कि शिवसेना की परंपरा भी रही है। ठाकरे परिवार लड़ा नहीं, लेकिन आदित्य को लड़ाने को लेकर, जैसा कि सचिन अहिर भी एक संकेत के तौर पर कह रहे थे, जो कि दशहरा रैली
दिनेश, हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में 2 रैली विजयादशमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक तो संघ की रैली जो सुबह विजयादशमी उत्सव होता है, जिसमें संघ प्रमुख एड्रेस करते हैं, जो सुबह होती है, और शाम को मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष शिवाजी पार्क में जो रैली करते हैं वो उनका एजेंडा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा आप कह रहे थे, नवरात्र और इसके पहले नवरात्र में जब ये ऐलान हो जाएगा कितनी सीटें, और उसके दौरान जब विजयादशमी उत्सव की रैली होगी तो उसमें शिवसेना अपना रुख साफ तौर पर साफ कर देगा। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है शिवसेना के पास कोई चारा नहीं बीजेपी की बात सुनने के अलावा, क्योंकि आपने देखा एक ठाकरे का हश्र क्या हुआ। राज ठाकरे आज हाशिए पर नहीं, राजनीति में शून्य है। तो आप ये समझिए बीजेपी एक एक कदम जो देवेंद्र के हौसलों के साथ आगे बढ़ रही है, ये आप मान के चलिए कि क्षेत्रीय दल वहां पर पस्त होते दिख रहे हैं। मनीष जी, मैं आपकी बात में जोड़ना चाहता हूं। अब 2014 का चुनाव परिणाम देख सकते हैं, जिसमें शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने गठबंधन नहीं किया था बीजेपी के साथ, और शिवसेना 63 पे सिमट कर रह गई थी और बीजेपी 123 सीटों पर चली गई थी और अपने दम पे सरकार बना ली थी। हालांकि ठीक है कि बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बहुमत सिद्ध करने के लिए समर्थन दिया था। तो मुझे लग रहा है कि यह संदेश साफ है बीजेपी का शिवसेना के लिए में भी एहसास करा दिया था। खाली 2 छत्र राज्य होता था, कर दिया उसमें भी हमने सेंध लगा। मुझे लग रहा है ये बहुत सीधा संदेश है शिवसेना के लिए कि जो बीजेपी पार्टी आपको देती है, आप चुपचाप से छोटे भाई बनकर हमारे साथ सत्ता में आइए, वरना अगर बीजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी तो 155 के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और शिवसेना को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तबसे साहब के पास एक बार फिर से हम चलें। तबसे साहब, ये जो बात कही गई, जिसका उल्लेख बहुत मजबूती के साथ किया था नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद, उन्होंने कहा था कि हम और शिवसेना को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तबसे साहब के पास एक बार फिर से हम चलें। तबसे साहब, ये जो बात कही गई, जिसका उल्लेख बहुत मजबूती के साथ किया था नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद, उन्होंने कहा था कि हम रीजनल एस्पिरेशन और नेशनल एम्बिशंस को लेकर साथ में चलेंगे। लेकिन वो पार्टियां जो रीजनल एस्पिरेशंस का असल में प्रतिनिधित्व करती रही अभी तक, हाल तक, अब वो क्या रीजनल एस्पिरेशन भी भारतीय जनता पार्टी ही उसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया है वहां पर, उन तमाम जगहों पर? ये आपको लगता है क्या? और धीरे धीरे वो चाहे एनसीपी हो या शिवसेना हो, जिनको देखा जाता था कि वो अमुक जगह की मजबूत पार्टी है, अब उनकी मजबूती कदरन कमजोर होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ? देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो वहां उन्होंने रीजनल अलायंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के माध्यम से प्रस्तापित किए, लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई, उन्होंने अपने जो भी रीजनल अलायंस थे, रीजनल पार्टनर्स थे, उनको कमजोर ही करने का काम किया है। चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो या और कई प्रदेशों में उनकी अलग अलग पार्टियां हो। भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार उनकी सत्ता है, तो हर स्टेट में उनका खुद का सीएम होना चाहिए, और अपना जो भी रीजनल अलायंस है, अगर वो हमारी बात या उनकी बात मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसको अपनी लाइन टो करने के लिए जो भी पैंतरा इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काफी सक्षमता से काम कर रही है। आज 5 साल हो गई है महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है। अब ये तो टेक्निकली हम कहते हैं गठबंधन है, लेकिन इस प्रकार से तू मैं दोनों पार्टनर्स के अंदर हो रही है कि शिवसेना विपक्ष में है कि शिवसेना सरकार में है, ये पूरी तरह से पता नहीं लगता। आज मेरे ख्याल से 4 तारीख आखिरी तारीख है जब चुनावी आवेदन लोगों को भरना है, और आज तक उनकी अलायंस के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो एनसीपी का तैयार हो चुका है, हम किस मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे वो हमारी रणनीति तय हो गई है, और राष्ट्रवादी को प्रमुख टारगेट मानते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने पवार साहब की आलोचना की, देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र में उन्होंने पवार साहब को टारगेट किया, मुख्यमंत्री जी ने पूरे महाराष्ट्र बहुत ज्यादा सोच विचार की गुंजाइश नहीं होती, कई बार वहां पर भी जल्दी एजेंडे बन जाते हैं, मैनिफेस्टो बन जाते हैं, और कई बार ये वैचारिक स्पष्टता भी होती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि अपने दर्शकों से विदा लें, एक बार फिर से बता दें कि ओपिनियन पोल की फाइंडिंग्स, इस वक्त जो ओपिनियन पोल हुआ है वो क्या दिखा रही हैं। इंडिया न्यूज पोल स्टेट के ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा और महाराष्ट्र में ये रही स्थिति। 2014 का विधानसभा चुनाव, 2019 का ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, नतीजे तब के और अभी का रुझान वो हमने आपके सामने रख दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगहों पर बढ़ी हुई सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है, और वहां पर ऑपोजिशन में रही हुई पार्टियां और सिमटती नजर आ रही हैं।
और अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का, और हमारे मेहमानों का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली।